सरगम लाइव में आपके साथ मैं हूँ सुनीता सरगम। कहते हैं ना, किसी भी परिवार का सुखी होना उसके सदस्यों के आपसी प्रेम और सद्भाव पर निर्भर करता है। हमारे आसपास कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को गहराइयों तक छू जाती हैं। ऐसा ही सच है मंजिल। कॉल बेल बजते ही रमा दरवाजे की ओर भागी। आज सुबह से ही भाग दौड़ हो गई थी। कॉलेज भी जल्दी पहुंचना था। दरवाजा खोलते ही वह स्तब्ध रह गई। सामने सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों के साथ खड़ी थी। सुमित्रा उसकी सबसे छोटी बहन, जो पांचों बहनों में सबसे लाडली थी। रमा उससे उम्र में काफ़ी बड़ी थी और बड़ी होने के नाते उसका स्नेह सभी भाई बहनों पर कुछ ज़्यादा ही था। और एक भी भाई न होने की वजह से माँ और पिताजी के सब्र का बांध और क्रोध की आग उन बहनों पर ही उड़ेली जाती थी। और उस समय वह छाया की भांति अपनी चारों बहनों को उनके क्रोध में झुलसने से बचाने की नाकाम कोशिश करती। कभी किसी बात पर रज्जो, जो रमा से छोटी थी, अड़ जाती और जुबान लड़ाने की कोशिश करती तो वह उसे डांटकर चुप करा देती। जब माँ और पिताजी घर पर नहीं होते तो लगता जैसे उनका अपना साम्राज्य है। वे खूब मज़े करती, कभी नाचना, गाना, हंसी मजाक, उधम, खूब धमाचौकड़ी होती। लेकिन उनके आते ही घर में मातम छा जाता। सब किसी न किसी काम में लग जाती। पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे। अच्छा वेतन होने के बावजूद वे हमेशा तंगी में जीती। रमा को छोड़ उनकी सभी बहनों को एक दूसरे की उतरन पर ही संतोष करना पड़ता। किसी ने उनकी माँ को अच्छी तरह से घुट्टी पिला रखी थी कि लड़कियों को अगर ज़्यादा पढ़ाया लिखाया तो सोच लो, लड़का तो पढ़ा लिखा ढूंढना ही होगा, साथ ही ढेर सारा दान दहेज भी देना पड़ेगा। बस माँ ने ये संकल्प कर लिया कि मैट्रिक करते करते सभी बहनों के हाथ पीले कर देने हैं। रमा ने भी किसी तरह मैट्रिक का इम्तहान तो दिया। पढ़ने में तो हमेशा अव्वल रही थी। भगवान ने शक्ल सूरत देने में भी थोड़ी उदारता बरती थी। इसी वजह से उसकी शादी के लिए खुद प्रस्ताव आए। लड़का कॉलेज में प्रोफेसर था। दान दहेज की भी फरमाइश नहीं थी। इसी वजह से बाबूजी और अम्मा ने झट हाँ कर दी और उसकी शादी रजत के साथ सादगीपूर्ण ढंग से हो गई। शादी होते ही जैसे रमा के तो भाग खुल गए। घर में पतिदेव के अलावा बूढ़ी सासू माँ थी, जिन्होंने उसे गले लगाकर कहा, इतने दिनों से बेटी की चाह थी, भगवान ने आज वो भी पूरी कर दी। रमा सोचने लगी, कौन कहता है माँ से बढ़कर कोई नहीं। मैं तो यही कहूँगी, मेरी सासू माँ जैसी कोई नहीं। रजत तो जैसे उसके जीवन में बहार बनकर आए। अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए थे, उन्होंने कहा, इंटर का फॉर्म भर दो, आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। उसने माँ जी का घर का हवाला दिया तो बोले, सब हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो फिर से दूने जोश से अपनी अधूरी साध पूरी करने में जुट गई। उसकी तीनों बहनों की शादी भी माँ बाबूजी ने किसी तरह निपटा दिया। सबसे छोटी सुमित्रा अक्सर उसे पत्र लिखा करती। कहती, दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ, 8वीं पास कर ली है, पर बाबूजी एडमिशन नहीं करा रहे हैं। रमा ने बाबूजी को चिट्ठी लिखकर समझाया, लेकिन वे एक न माने। कहने लगे, मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया है, इसकी शादी भी तो 3-4 साल में करनी है, कहाँ से कर पाऊँगा। वो भी बहुत ज़्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं थी, इसी वजह से चुप लगा गई। लेकिन सुमित्रा के लिए अक्सर मन कचोटा करता। समय सरकते सरकते 8 साल बीत गए। रमा भी पीएचडी करके कॉलेज में नियुक्ति पा गई। कभी छुट्टियों में 2-4 दिन मायके हो आती। सुमित्रा बुझी बुझी रहती। उसके लिए कोई ढंग का लड़का न मिलने
कारण उसकी शादी की बात टल रही थी। अचानक एक दिन बाबूजी सुबह सुबह रमा के यहाँ पहुंचे। वो काफी डर गई कि पता नहीं क्या बात है। बाबूजी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया 3 दिन से सुमित्रा का कहीं पता नहीं है। इधर उसके रंग ढंग काफी बदल गए थे। घर से अक्सर गायब रहने लगी थी। कुछ पूछो तो बड़ी बेकदरी से जवाब देती थी। 1-2 दिन मैंने उसे प्रभाकर, जो कि हमारी गली के नुक्कड़ पर रहता था, उसके साथ देख लिया था। मैंने उसे डांटा तो वो मुझे ही जवाब देने लगी और हफ्ते भर बाद ही वह हमारे मुंह पर कालिक पोत कर भाग गई। रमा ने उन्हें सांत्वना दिया, इसके अलावा वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। फिर दूसरे दिन रमा ने उन्हें घर भेजा ताकि माँ चिंता ना करे। उसने बाबूजी को कहा वहां जाकर वे यही कहें कि सुमित्रा उसके पास है। धीरे धीरे समय बीतने पर सब ठीक हो जाएगा। और इसी प्रकार समय बीतते बीतते 18 वर्ष बीत गए। न सुमित्रा आई, न उसका कोई पता चला। आज अचानक वो अपने किए का सारा लेखा जोखा लिए उसके सामने खड़ी थी। उसने उन तीनों को अंदर बुलाया और खुद भी निढाल सी सोफे पर धंस गई। शांति पानी का गिलास रख गई। उसने उसे चाय बनाने को कहकर अपनी क्रूर दृष्टि अपनी लाडली बहन सुमित्रा पर टिका दी। जिस बहन को वह अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहती थी, आज वही उसके सामने लज्जा और शर्म की गठरी बनी कातर नजरों से उसकी ओर क्षमा की याचना कर रही थी। आगे जो कहानी उसने सुनाई, रमा के लिए वो हृदय स्पर्शी था। रमा की शादी के बाद चारों बहनों के सर पर से एक मजबूत साया, एक छायादार वृक्ष हट गया था। जो वृक्ष हर आंधी तूफान से उनकी रक्षा करता था, वो अब उनसे दूर हो ही चुका था, दूर चला ही गया था। उस पर माँ बाबूजी का पुत्रहीन होने की पीड़ा कहर बनकर अब सुमित्रा पर टूटने लगा। किसी तरह बाकी तीनों बहनों की शादी हो जाने के बाद सुमित्रा ने 8वीं की परीक्षा पास की। अब उसे देख देख कर माँ का एक एक पल उसे कोसते बीतता। बाबूजी ने तो जैसे उसे त्याग ही दिया था। न कभी बात करते, न कभी किसी ज़रूरत के लिए पूछते। डरते डरते जब एक दिन उसने 9वीं में दाखिले की बात कही तो घर में तूफान खड़ा हो गया। सारा काम उसके नाजुक कंधों पर डालकर माँ अपने बुढ़ापे का बहाना किए पड़ी रहती। शायद सौतेली बेटी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता होगा। समय सरकते देर न लगी, लेकिन सुमित्रा की शादी की परवाह किसी को नहीं थी। माँ बाबूजी को उसके ब्याह से ज्यादा अपने बुढ़ापे की चिंता थी कि उन्हें कौन देखेगा। सुमित्रा अगर कभी बाहर निकलती तो आते जाते उसकी मुलाकात प्रभाकर और उसकी दोनों बिन माँ की बेटियों के साथ होती और उन बच्चों की बेकदरी देख उसका हृदय द्रवित हो उठता। धीरे धीरे वह उन बच्चों में रुचि लेने लगी। कभी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती, कभी उनके उधड़े कपड़े सिलने बैठ जाती। अपनी माँ के ममत्व की भूखी होने के बावजूद सुमित्रा ढेर सारी ममता उन पर लुटाती और बच्चों के साथ जुड़ते जुड़ते कब वह प्रभाकर के हृदय से जुड़ बैठी पता ही नहीं चला। प्रभाकर भी उसके ममत्व और प्यार में आकंठ डूब गए। दोनों ने इस रिश्ते को नाम देने और बच्चों के भविष्य के लिए एक मंदिर में शादी कर ली और सारी पिछली बातों को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की इच्छा से दूसरे शहर में चले गए। प्रभाकर के पास थोड़ी बहुत पूंजी थी, जिससे उसने अपना काम शुरू किया और फिर इनकी गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी। सुमित्रा ने भी घर में बड़ी पापड़ अचार बना के बेचना शुरू किया और दोनों बेटियों को पढ़ाना भी। दोनों ही काफी कुशाग्र बुद्धि थी
और समय बीतते बीतते बड़ी बेटी सौम्या ने डॉक्टरी की पढ़ाई में एडमिशन ले लिया और छोटी बहन ने भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चलकर बीए ऑनर्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बड़ी बेटी के डॉक्टर बनते ही वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर रमा के पास आई थी। माँ बाबूजी तो अब इस दुनिया में थे नहीं। उनके लिए बेटे का फर्ज भी रमा ने ही पूरा किया था। उसकी पूरी बात सुनकर रमा अपने आप को धिक्कारने लगी। सुमित्रा की दोनों बेटियां बड़ी प्यारी थीं। उन्हें देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि अपनी सगी माँ खो बैठी हैं। उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था, वह तो आज उन बहनों के चेहरे पर सगी माँ का साथ होने पर भी नहीं झलका। रमा ने उन तीनों को अपने गले से लगा लिया। इतने दिनों की तड़प, विक्षोभ, क्रोध सब आंसुओं के साथ बह निकला और रह गई सिर्फ उज्जवल हंसी उन चारों की। उसने सुमित्रा से कहा, तू तो सबसे आगे निकल गई। तेरी छाया पाकर ये तेरी बेटियां कहां से कहां पहुंच गई। प्रभाकर तो तुझे पाकर धन्य हो गया। आज इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं रही। तब सुमित्रा हंसते हुए बोली, दीदी पता है, सौम्या की नियुक्ति यहीं के अस्पताल में हुई है, इसलिए हम सब अब यहीं रहेंगे। दिव्या भी आगे की पढ़ाई यहीं से करेगी। हम लोगों ने आपके कॉलेज के पास वाले मोहल्ले में मकान भी ले लिया है। प्रभाकर भी आते होंगे, वो मकान की साफ सफाई करवा रहे हैं। तभी प्रभाकर भी आ गए और रमा के चरण छूकर बोले, आपकी जैसी जिसकी दीदी हो, उसकी देखरेख में कोई पौधा सूख सकता है भला। रमा को लगा आज उसके घर में खुशियों की बहार आ गई है, जिसे वह दोनों हाथों से बटोर लेना चाहती थी और इस आनंदपूर्ण पल को जी भर कर जीना चाहती थी, क्योंकि आज उसकी छोटी बहन को उसकी मंजिल मिल गई थी। वो झट से कॉलेज में छुट्टी की अर्जी लिखने बैठ गई।